गाइस, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशनल सिबलिंग्स। सो आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो देखो, इसमें सबसे पहले जो ब्रिटिश रूल का इसमें क्यों लिया है हमने इंडियन इकोनॉमी, ये बुक क्यों लिया है हमने अपने सिलेबस में, ये इसलिए लिए ताकि हम अपने इकोनॉमी का इम्पोर्टेंस समझ सकें कि ब्रिटिश टाइम में हमने क्या क्या सहन किया है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया लास्टेड फॉर अमाउंट 2 centuries 15 अगस्त टिल 15 अगस्त। देखो ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो हमारे को जो इंडिपेंडेंस मिली वो कौन सी डेट को मिली? 15 अगस्त 1947। ठीक है, 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली। नेक्स्ट हमारे को इसमें दे रखा है, आपको देखो इसकी PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये नोट्स है मेरी, मैं आपको भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज टू मेक आवर कंट्री अ मेरी सप्लायर ऑफ ब्रिटिश ओन फ्लोरिशिंग इंडस्ट्रियल बेस। ब्रिटिश इकोनॉमी हमारे को ये चाहती थी कि वो अपनी एक मेरी सप्लायर बन सके, मतलब हम उसके सप्लायर बन सके रॉ मटेरियल के लिए, और वह मशीन मेड्स गुड्स को दिखा सके। सो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक मतलब हमारी इकोनॉमी का लेवल जो है था वो बहुत लो हो गया था कॉलोनियल रूल के टाइम पे। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले जो हमारे पास रीज़न आता है वो आता है इंडियन इकोनॉमी ग्रीव एट इवन वेरी लेस देन 2% पर एनम। मतलब जो इंडियन इकोनॉमी की जो पर कैपिटा इनकम था वो लेस देन 2% था, मतलब जो 2% से भी लेस था 90,000 के 50 पे। द पर कैपिटा आउटपुट मतलब ये जो था वो तो नेशनल इनकम था, ये पर कैपिटा आउटपुट 0.5% था 19 से 1950 के बीच में। द रीजंस फॉर इंडियाज एक लो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। रीजंस क्या क्या थे? सबसे पहले जो रीज़न था वो था लो एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम क्या होता है? ज़मींदारी सिस्टम ये होता है कि वो हाई रेंट चार्ज करेंगे फार्मर्स के ऊपर, और ब्रिटिश उनसे कुछ भी नहीं की। ब्रिटिश को एक फिक्स्ड रेंट चाहिए था जिसे वो लगान कहते थे, बाकी जो अमाउंट बचेगा वो खुद एंजॉय करेंगे ज़मींदार। फार्मर्स को केवल एक लिटिल शेयर ऑफ क्रॉप मिलता था, केवल वो उसी की वजह से एकदम सर्वाइव रह पाते थे, इतना उन्हें क्रॉप मिलता था। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास पॉइंट वो आता है द परसुएंसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या होता है? जो टैक्सेस का था वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था टैक्सेस के ऊपर भी। क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था? वो इम्पोर्ट टैक्स फ्री, मतलब जो इम्पोर्ट कर रहे थे वो भी टैक्स फ्री कर रहे थे, और जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो भी टैक्स फ्री कर रहे थे। ब्रिटिश रॉ मटेरियल ले जा सकते थे इंडिया से ब्रिटेन, वो भी फ्री टैक्स से, और वहाँ से वो मशीन मेड गुड्स बना के लाते थे, वो भी फ्री टैक्स था। बट जब भी हम अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करते थे तो उस पर हैवी टैक्सेस लग रहे थे। नेक्स्ट जो हमारा आता है यूजिंग एग्रीकल्चर मैरिली इज अ चीप सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इरीगेशन फैसिलिटी। वो हमारे रॉ मटेरियल्स को यूज़ कर रहे थे, वो भी बिना कोई अमाउंट को नहीं देकर वो हमारे एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे थे। फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, वो हमें फोर्स कर रहे थे कि हम फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स को ग्रो करें, जिससे उनका सेल्स हो और वो सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट जिससे हमारी उनकी कमाई हो सके। नेक्स्ट आता है हाई डिपेंडेंस ऑन द वेरीज ऑफ मानसून अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंट हैम्पर्ड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। सो देखो क्या कर रहे थे वो एक्चुअली में, वो हम जो डिपेंडेंट थे वो किस पे थे? हम डिपेंडेंट थे हम अपने मानसून सीज़न पे, जिससे बारिश हो और हमारी एग्रीकल्चर ग्रो करे, बट हम हैवी डिपेंडेंट थे मानसून पे, फेमाइंस के ऊपर। ब्रीक इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यू टू लैक इन्वेस्टमेंट एंड इनिशिएटिव्स की वजह से हमारी जो इंडिपेंडेंस थी वो ग्रो हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रूइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम मैकेनिक्स ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। स्टिफ कंपटीशन था किसके बीच में? ब्रिटिश के मशीन मेड्स गुड में और हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के बीच में स्टिफ कंपटीशन था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है Drain of India's wealth to Britain trapped India under the vicious cycle of poverty and
इनइक्वलिटीज़ जो साइकिल थी, जो मतलब पॉलिटिशियंस और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो साइकिल थी, विशियस साइकिल थी, उसकी वजह से हम बाहर नहीं आ पा रहे थे। नेक्स्ट हमारा था रेस्ट्रिक्टेड फॉरेन ट्रेड एंड पॉलिसी बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन नैरोड द स्कोप ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स टू अदर कंट्रीज़। हमारी जो फॉरेन ट्रेड की रेस्ट्रिक्शंस थी, जो इम्पोर्ट फ्री ड्यूटीज़ नहीं थी हमारे पास, कोटा बैरियर्स थे, उसकी वजह से हम कहीं एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, ना ही इम्पोर्ट करवा रहे थे गुड्स को। नेक्स्ट हमारा आता है एस्टीमेट्स ऑफ इंडियाज़ पर कैपिटा। देखो कुछ जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने हमारी एस्टिमेशन की थी इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम की। उन इकोनॉमिस्ट के नाम क्या क्या थे? दादा भाई नरोजी, विलियम डिगले, फिंडलिश राज, वी राव एंड आर.डी. देसाई। ये सब हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट थे। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो वी राव की सबसे बेस्ट सिग्निफिकेंट रिसर्च मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो कुछ हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं जिसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो ये सबसे पहले जो 85% ऑफ पॉपुलेशन थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी? एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर डिपेंड थी अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे ज़मींदारी सिस्टम के ऊपर हाई टैक्सेस लगान फॉर द पीजेंट्स एंड लैंडलेस लेबर्स के ऊपर पे करने थे। जमींदार इंटरेस्टेड थे एक्सट्रैक्टिंग हाई रेवेन्यूज फ्रॉम दी excuse me, sorry for that inconvenience but I will clear it। देखो हैवी टैक्सेस के ऊपर ज़मींदार डिपेंडेंट थे। ज़मींदार चाहते थे कि हम उनको हैवी टैक्सेस पे करें। Zamindars were mainly interested in extracting high revenues from the peasant. They took any step to improve land। वो देखते ही नहीं थे कि लैंड की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है सॉइल की फर्टिलिटी में, वो ये देखते ही नहीं थे, ठीक है। तो ज़मींदार सिस्टम को और क्या क्या कहते हैं? माहवारी सिस्टम और रयॉटवारी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट की स्लाइड पे बढ़ते हैं जिसमें दे रखा है कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन क्या होता है? वो हमसे चाहते थे कि हम फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स को गो करें, जिससे कैश क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? इंडिगो, कॉटन एक्सेट्रा। फूड क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? राइस, व्हीट। इनको ना करें क्योंकि हमारे सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ हो सकते हैं। वो नहीं चाहते थे कि हम इन क्रॉप्स को यूज़ करें। वल्नरेबल टू फेस फैमिनीज। फैमिनीज क्या होते हैं? जो फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज होता है, हमारे पास स्टॉक नहीं होता है जिससे हमें शॉर्टेज होती है फूड ग्रेन्स की, उसको फैमाइज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेक्टर आता है वो होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या, उन्होंने क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर किया था? तो उसके टू फोल्ड मोटिव्स थे। टू फोल्ड मोटिव्स क्या क्या थे? सबसे पहला जो मोटिव आता है हमारे पास वो आता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? देखो वो सबसे पहले हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके ब्रिटेन ले जाते थे और ब्रिटेन से वहाँ से मशीन मेड्स गुड लाते थे। इसकी वजह से जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हो जा रही थी, तो हमारी इंडस्ट्री पहले से डिक्लाइन हो गई। तो उन्होंने कोई फोर्सफुली वेपन नहीं यूज़ किया, डायरेक्टली उन्होंने अपने फ़ायदे की वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को डिक्लाइन कर दिया। नेक्स्ट जो था वो विजन मार्केट था ब्रिटिश फिनोवेल। देखो इंडिया का मार्केट तो ह्यूज मार्केट है, तो वो अपने मशीन मेड्स को यहीं आके बेचते थे, यहीं से रॉ मटेरियल ले जाते, यहीं आके बेचते थे। इससे उनका टू फोल्ड मोटिव सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा था। तो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज वर रूइंड अंडर द ब्रिटिश रूल। हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज क्यों इनके मेन रीजंस क्या क्या हैं? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी दैट इम्पोज्ड heavy tariffs on India's export and handicrafts while allowing the free exports। शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इम्पोज्ड हैवी टैरिफ्स को इम्पोज करते थे किसके ऊपर? इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो और अपने लिए इंडिया से रॉ मटेरियल फ्री में एक्सपोर्ट करवाते थे और फ्री में ही ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट करवाते थे फ्री में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एमरजेंस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड्स। जो कंपटीशन था वो मशीन मेड ग्रुप के प्रोडक्ट्स के अंदर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बहुत ही मुश्किल से अपने चीपर थे। देखो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री हाथ से बनाई जाती है। हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री चूँकि मशीन मेड गुड्स एकदम लार्ज स्टॉक में बन सकती है, तो इसकी वजह से उनका लार्ज स्टॉक में बन सकती है, तो मशीन मेड गुड्स को वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट्स की जगह। हैंडीक्राफ्ट से डिक्लाइन होती गई, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है एमरजेंस ऑफ न्यू क्लास कंसिस्टिंग मेनली ऑफ जमींदार्स इन इंडिया एनकरेज द डिमांड ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स एट द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। जमींदार्स नई क्लास के एमरजेंस लाते गए। जमींदार्स भी बड़े बड़े जो रिच पीपल थे वो ज़्यादातर मशीन मेड गुड को प्रेफर कर रहे थे।
डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स यानी हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज बहुत ही डिक्लाइन होती गई, इनका इंपॉर्टेंस खत्म होता गया. लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव एंड अनफेवर टैरिफ स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कम होता गया. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल. फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, आई थॉट आपको दिखाई दे रहा है. फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल. फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड यानी कि हम हैवी डिपेंडेंट थे फॉरेन सेक्टर के ऊपर, ठीक है. तो ब्रिटिश ओन मोनोपली ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड बाय परसुइंग अ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ने अभी आपको यहाँ पे पता है वही डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी मेक इंडिया गुड्स कॉस्टलियर एंड इंटरनेशनल डिमांड ड्रास्टिकली इंडियन डिमांड के ऊपर वो चढ़े जा रहे थे. नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर ट्रांजेक्शन्स वाज रेस्ट्रिक्टेड थे एक्सपोर्टर इम्पोर्टर ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम ये ऑफर करें. नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन्स वर रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू इंडिया एंड ब्रिटेन के ऊपर वो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे. इंडिया एक्सपोर्ट बास्केट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल कंप्राइज्ड मेनली प्राइमरी प्रोडक्ट्स के वो कंप्राइज कर रहे थे, जैसे कि शुगर, जूट, सिल्क, एंड देन इम्पोर्ट्स कंप्राइजेज फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, वूलन क्लॉथ्स फ्रॉम ब्रिटेन. तो और स्वीज कैनाल ओपन, इसी के बीच में एक स्वीज कैनाल ओपन हुआ. स्वीज कैनाल मैं आपको डेट बता देती हूँ कि स्वीज कैनाल कब ओपन हुआ. स्वीज कैनाल ओपन हुआ लाइक अभी मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको जैसे मेरे को याद आता है तो मैं आपको बताती हूँ कि स्वीज कैनाल कब ओपन हुआ. सो अच्छा आ गया. स्वीज कैनाल हुआ था 1869. 61 ठीक है. तो इस डेट को याद रखिएगा, इस नोट्स में नहीं दे रखी, तो मैं आपको स्पेशल बता देती हूँ. 1869 में स्वीज कैनाल ओपन हुआ था. नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है सरप्लस जनरेटेड फ्रॉम द फॉरेन ट्रेड वाज द पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर पर्पस पर स्प्रेड द कॉलोनियल पावर एंड लीडिंग टू द ड्रेन ऑफ इंडिया. फॉरेन ट्रेड का समझ आया. नेक्स्ट पढ़ते हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस की तरफ. डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या क्या होती हैं देखो बता देती हूँ. बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एंड एज वगैरह, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ होती है. टिल 1921 इंडिया विटनेस्ड अ स्टैग्नेंट थी, पर एक ऐसा फेस आया. क्या आया? एक ऐसा फेस आया जो हम 1921 को कहते हैं ना, 1921 इसे कहते हैं हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड मैं बोल रही हूँ, आप लिख लो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. इसमें दे नहीं रखा, इसे देना चाहिए. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडिया वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन टिल 1924. उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद हमारी पॉपुलेशन कभी कम नहीं हुई, हमेशा बढ़ती ही. ठीक है, समझ आएगी स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ें. स्क्रीनशॉट चाहते हो ले लो, वरना PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. नेक्स्ट आते हैं द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वॉज वेरी हाई. जो मोर्टेलिटी रेट था वो वेरी हाई था. मोर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं मैं आपको बता देती हूँ. मोर्टेलिटी रेट कहते हैं कि एक साल से पहले से ही, मतलब एक साल के होने से पहले ही वो मर जाते हैं. तो एक साल में ये जो अजम्पशन लिया गया है या फिर जो रिकॉर्ड बनाया उसमें एक साल में 1000 बच्चे मर जाते हैं. सो इट इज़ सो हार्मफुल फॉर दैम. 218 मरते हैं वैसे ही. सो नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होता है कि हम कितने साल जी सकते हैं. एक्सपेक्टेड रेट क्या होता है हम कितने साल जी सकते हैं. तो हम 32 ईयर्स जी सकते हैं ब्रिटिश के टाइम पे, बट अब 69 हो गया. प्रेजेंट में हमारी एज हो गई 69. आप देखो कोई भी प्रिफर करो उसी के हिसाब से डेटा याद करके जाना, और ईयर लिखना ज़रूर मत भूलना, क्योंकि हर बुक में ईयर अलग अलग डेटा दे रखा है. तो मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो मैं पढ़ा रही हूँ संदीप गर्ग से. आप शायद NCERT से पढ़ रहे हो, अलग अलग बुक है, TR जैन से पढ़ रहे हो, तो आप अपने हिसाब से देख लेना. और उसमें
और उसमें देखना कि डेटा किस ईयर का दे रखा है, उस ईयर को पेपर में ज़रूर मेंशन करना। अगर फॉलो करते तो अनफॉलो कर देना। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन ऑक्यूपेशन सच एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। सो जो पीपल हैं वो किस किस सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एग्रीकल्चर का 70 to 75%, मैन्युफैक्चरिंग 10%, टर्शरी 15 to 20%। क्या आप डेटा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है हमारे पास दिया हुआ है, जो कि है वो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एक्सपीरियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स एंड रेलवेज भी है। फिर रॉ मटेरियल्स, देखो ब्रिटिश फैसिलिट करते थे रॉ मटेरियल, अपने रॉ मटेरियल को ब्रिटेन ले जाने के लिए उन्होंने रेलवेज़ का डेवलपमेंट किया। तो क्या क्या है मेन? रोड है सबसे पहले, फिर है रेलवे। सो रोड, रेलवे, ये सब चीज़ है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय ब्रिटिश को क्या पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ब्रिटिश ने बनाए। सबसे पहले उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस किया, जिससे हमारी ज्योग्राफिकल बैरियर्स खत्म हुए। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, HIV सीड्स बनाए। सो देखो ग्रीन रेवोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो शायद इसमें मिस हो गया है, बट आप मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ग्रीन रिवोल्यूशन आता है पेपर में। ग्रीन रिवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी लिखवा लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इज इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री ट्रेड, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटेड वेस्टर्न कल्चर, सोशल रिफॉर्म्स, रोल मॉडल। ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आएंगे कि 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखिए, 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखिए, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर आज ख़त्म होता है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, तो मैं इधर लिख देती हूँ थैंक यू। एक्चुअली मैं फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ ना PDF से, तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं, बट आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। एक लाइक आपका बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है आपकी लाइक से। सो लाइक इट, सब्सक्राइब इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए इस वीडियो के साथ, और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय। आपको ये PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।